हाँ दोस्तों, आपको इस चैनल पर स्वागत करता हूं मैं आपका। ठीक है, MPCS पर मैं विपिन। और जैसा कि पिछले चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण बल चल रहा था, ठीक है, आज हम इसी का एक टॉपिक छूट गया था, मैंने वो इसी वीडियो में ले लिया है। और आज का टॉपिक है इसमें दाब, इस वीडियो का। ठीक है, हम दाब पर बात करेंगे। तो इसका एक टॉपिक है पिछले का, वो कंप्लीट कर लें। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान का कितना होता है? तो 1/6 गुना, 1/6 गुना। ठीक है, चलिए हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे हम उसे भी कंप्लीट कर लें। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? उसे दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाब। बल F, दाब P और क्षेत्रफल A में क्या संबंध है? ये P बराबर F/A का संबंध है। ठीक है, F/A का, यानी दाब जो है एकांक क्षेत्रफल के, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के और दाब के गुणनफल के बराबर होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, दाब जो है एकांक क्षेत्रफल के और व्युत्क्रम और बल के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए अगला, दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल। सीधे सीधे पॉइंटों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ना ज़्यादा दिमाग लगाते हुए, तब हमें कंप्लीट ये रिवाइज हो पाएगा। ठीक है, अपना दिमाग ज़्यादा लगाओगे तो रिवाइज नहीं हो पाएगा। दाब किस प्रकार की राशि है? दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ आपको पहली वीडियो में ही बता दिया था कैसे हैं। ठीक है, वह दाब जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस तथा 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ऐसे कितने कोण पर? 45 अंश के कोण पर, ध्यान रखना है। ठीक है, 45 अंश के कोण पर ये लगाया जाता है, इस तरीका का होता है। ठीक, और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और इसकी लंबाई कितनी? हाँ, 76 सेंटीमीटर लंबे। तो यहाँ पर ये वायुमंडलीय दाब बनेगा, इसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। चलिए अगला, वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार। ठीक है, SI मात्रक क्या है? बार। एक बार, ठीक है, कितने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगला, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। ऊपर जाए या नीचे, दोनों ही स्थितियों में वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई का कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब की कमी। ठीक है, वहाँ पर खाना देर से पकता है। वायुयान में बैठे यात्री का फाउंटेन पेन स्याही रिसने का क्या कारण है? वायुमंडलीय दाब। इसीलिए एरोप्लेन में यात्रियों को पेन नहीं ले जाने दिया जाता है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से। ठीक है, यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत करता है? आंधी आने की संभावना। चलिए अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावित करता है? तो वर्षा होने की संभावना। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या निर्देश करता है? तो ये बताता है कि मौसम साफ रहेगा। ठीक है, इसी तरीका से वैज्ञानिक भी बता देते हैं कि आज वर्षा होगी, आंधी आने वाली है, कि आज मौसम साफ रहेगा। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारों अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? द्रव का दाब। यानी कोई बर्तन में द्रव भरा है और उसके परत यानी दीवारों पर एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उसी द्रव का, तो उसे हम कहेंगे द्रवीय दाब। ठीक है, द्रव के दाब की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। P बराबर H D
HdG। ठीक है, H होता है द्रव की ऊंचाई, D होता है द्रव का घनत्व और G होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अगला नेक्स्ट। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब किस प्रकार का होता है? तो ये समान होता है, सभी जगह समान ही होगा। ठीक है, स्थिर है इसलिए द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो बिंदु के अनुक्रमानुपाती। किसी बिंदु पर द्रव का, ठीक है, द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव का जो दाब है वो किस पर निर्भर करेगा? वो द्रव के घनत्व पर, किस प्रकार का द्रव है और इसका घनत्व कैसा है। पास्कल, अगला है पास्कल दाब। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव दाब से। पास्कल के नियम का आधारित यंत्र कौन सा है? हाइड्रोलिंक लिफ्ट या हाइड्रोलिंक प्रेस या हाइड्रोलिंक ब्रेक, ये पास्कल के नियम पर आधारित हैं। ठीक है, अगला द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव का दाब है वो उस पात्र में के आकार या आकृति पर जिसमें द्रव रखा हुआ है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये हमें जानकारी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी और हम उसी प्रकार के क्वेश्चनों को, उसमें जो घुमावदार क्वेश्चन आएंगे तब हम उनसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है गरम करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर उनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे बर्फ है, बर्फ को हमारा गलनांक भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर तो घट जाएगा, ये भी कम होने लगेगा। अगला है सभी द्रवों के क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक भी बढ़ जाता है। किसी भी प्रकार की वस्तु अगर दाब लगाएंगे या क्वथनांक करेंगे तो दोनों एक दूसरे से, दोनों बढ़ेंगे तो दोनों घटेंगे। द्रव का घनत्व किस यंत्र पर मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर पर। द्रव का घनत्व जो है किस यंत्र से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ पर होता है? बोतल की पेंदी पर। ठीक है, नीचे ही लगेगा। अच्छा, ये दूध का लैक्टोमीटर जो है किसकी बात कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात, क्योंकि लैक्टोमीटर इस परख नली में जो है इस तरीका से तैरता रहता है, तो तैरता है इसलिए। लेकिन लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। अगला, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी की तुल्य होता है? तो ब्रिटिश थर्मल, ठीक है, यूनिट जो है 252 कैलोरी के तुल्य होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है प्लवन। ठीक है, हम इससे भी कंप्लीट करेंगे। प्लवन से मोस्ट क्वेश्चनों को हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल, ठीक है, ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्क्षेप या उत्प्लावन बल। ठीक है, जैसे समुद्र में जहाज तैरता रहता है किसके कारण? उत्प्लावन बल की तरह। अगर विकल्प में उत्प्लावन बल न हो तो उसे उत्क्षेप बल भी कहते हैं। उत्प्लावन बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? उत्प्लावन केंद्र। ठीक है, केंद्र पर कार्य करेगा तो केंद्र कहा जाएगा। अगला, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है किस नियम से आधारित है? यही है उत्प्लावन। ठीक है, अगला, आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? वो एक ग्रीक देश से संबंधित थे। घनत्व का सूत्र क्या होता है?
तो घनत्व का सूत्र है आयतन, या कहेंगे इसे द्रव्यमान। ठीक है, घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वस्तु के घनत्व को 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहा जाता है, यानी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, इसे कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व वस्तु का है इसलिए। चलिए अगला सापेक्षिक घनत्व कहते हैं इसे। सापेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा। हाइड्रोमीटर के द्वारा सापेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। अगला है, नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, क्यों? समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ फेंकता रहता है। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी में ऊपर तैरता है, तो कुल आयतन का 1/10वां भाग। ठीक है, और अंदर पूछ ले अंदर कितना तैरता है, तो 9/10वां भाग, और ऊपर 1/10। ठीक है, अगला, कोई नाव पानी में कब डूब जाएगी, कोई नाव पानी में जब डूब जाएगी जब अपने आयतन के बराबर वह पानी को हटा देगी। ठीक है, भार के बराबर नहीं, आयतन के बराबर, जिसमें पानी आएगा खोखला होगा उसके आधार पर। ठीक है, कोई नाव पानी में तभी डूब जाएगी। अगला है, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब बर्फ पिघल गई तो इससे पहले बर्फ जो है पानी में तैर रही थी, उसका कुछ हिस्सा ऊपर भी तैर रहा था, तो जितना बढ़ता वो उसके हिसाब से ही ऊपर वाला भाग भी पिघल चुका है। चलिए अगला, उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिस बिंदु पर वस्तु से गुरुत्व केंद्र से आने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, मित्त केंद्र। ठीक है, मित्त केंद्र कहा जाता है। ऊपर से जो आने वाली रेखा है और इधर से जाने वाली रेखा जी एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करते हैं उसे क्या कहा जाता है, मित्त केंद्र। ठीक है, अगला, तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए प्रमुख शर्तें क्या होती हैं, अगर ऐसा नहीं है ये तो क्या होगा। इसमें नंबर 1 में ये मित्त केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र बराबर होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, एक ही पदार्थ के अणु जो है आपस में लग रहे हैं, उन पे बल लग रहा है तो उन्हें कहेंगे ससंजन बल। गैसों में ससंजन बल का मान कितना होता है, नगण्य, क्योंकि गैस को हम ऐसे भी कह सकते हैं उसमें बल नहीं होने के कारण ये जैसे ही सिलेंडर या गैस को हम छोड़ेंगे तो वो वातावरण में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, क्योंकि उसमें ससंजन बल नहीं होता है। अगर जिसमें ससंजन बल होगा तो वो चिपके रहेंगे उसके अणु, क्योंकि ये अणुओं के पास में लगता है आपस में चिपकने के लिए। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है। अब आकर्षण है यानी तो स्पर्श कर रहा होगा, आकर्षण बल है तो आसंजन बल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पर्श कर रहा होगा तो चिपके होंगे और स्पर्श नहीं करेंगे तो वो ससंजन बल होगा। किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकी होती है, तो आसंजन बल के कारण। ठीक है, चलिए अगला, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है,
द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इससे उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य किसके बराबर होता है? पृष्ठ के द्रव के पृष्ठ के तनाव के। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पृष्ठ तनाव कम होने लगता है, तो क्योंकि वस्तु सिकुड़ने लगती है। ताप बढ़ा देंगे तो वस्तु सिकुड़ जाएगी, तो वही तो पृष्ठ तनाव है। द्रव का ताप क्रांतिक ताप तक बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे क्रांतिक ताप पर बढ़ाएंगे तो वो शून्य हो जाएगी, सिकुड़ करके शून्य हो जाएगी वस्तु। चलिए अगला, जल की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो यही है पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि वो ठंडी होती हैं और ठंडी होने के कारण उनका पृष्ठ तनाव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और गर्म होने पर कम हो जाता है, वो गैस बन जाएंगे फिर। ठीक है, पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? तेल का पृष्ठीय तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है, कम होगा तो वो तैरेगा। हल्की होगी वस्तु, हमेशा हल्की वस्तुएं ही तैरती हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? अरे भाई पानी की सतह पर तैरेगी तो ये भी एक पृष्ठ तनाव के कारण ही। ठीक है, अगला, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है क्या कहलाती है? बिल्कुल खोखली होती है इस तरीक़ा से, और हर जगह नली होती है और ये हर जगह ये एक समान होती है, इसे ही कहते हैं केश नली। ठीक है, अगला, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशकत्व। ठीक है, ऊपर चढ़ रहा है इसमें तेल या जल तो इसे ही केशकत्व कहेंगे, लेकिन इस नली को केश नली कहेंगे। चलिए अगला, जिस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता है या उतरता है वह किस पर निर्भर करता है? तो केश नली की त्रिज्या पर। केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है कि कितना चढ़ सकता है। ठीक है, यानी जो खोखला भाग होगा वो। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है उसकी केश नली में क्या स्थिति होती है? कांच को भिगोता है, द्रव केश नली में ऊपर चढ़ जाता है तो एक क्लियर है वो कांच को भिगो देगा। जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है उसे केश नली में क्या स्थिति होती है? उसमें केश नली में नीचे उतर जाता है जल। ठीक है, धन्यवाद। अगला, लाइंटन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशकात्व के कारण। पेड़ पौधों की शाखाएं तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? तो ये भी केशकात्व। पौधे पानी लेते हैं जड़ों से तो केशकात्व के द्वारा ही। ठीक, और वो केश नलियों से होकर के जाता है जल। या लैंप में जो है तेल चढ़ता है। ठीक है, दीपक जो हम घर में जलाते हैं उसमें भी तेल चढ़ता है तो वो भी केश नली के द्वारा, और चढ़ने की प्रक्रिया को केशकात्व कहते हैं। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल की किस क्रिया को कम कर सकते हैं जिससे कि वे मैल में गहराई तक जाकर कपड़ों को साफ कर दें? ये जल के पृष्ठ तनाव को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और इससे जल वो कट जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों होते हैं? ये साबुन जल में घुल करके पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम कर देता है। जल में घुलने के कारण पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। सॉरी हाँ, और मैल
निकल जाता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है, जल में घुलने से साबुन अगर जल में घुल जाएगा तो जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और मैल का भी पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ साबुन पहुँच जाएगा। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेज छिड़क देने पर पानी का क्या कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूब जाते हैं, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव के ही कारण ये तैरते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट होता है ठंडे सूप की अपेक्षा। गरम सूप पृष्ठ तनाव, ठीक है, कम होने के कारण पृष्ठ तनाव इसका भी कम हो जाता है, इसलिए ये स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और लाइक भी कर दें। तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो लाइक कर देंगे तो अगला वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद।